नमस्कार, मेरा नाम अनय सिंह और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गुनाहों का देवता भाग 9। पिछले 8 भागों को आपने बहुत प्यार से सुना है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज के लिए मैं कोई भूमिका नहीं दूंगा और आगे से भी मैं आने वाले भाग में किसी प्रकार की भूमिका नहीं दूंगा। आइए बढ़ते हैं भाग 9 की तरफ। लेकिन बटी की बातों से अंदर ही अंदर उसके मन में जाने क्या टूट गया था जो फिर बन नहीं पाया। अभी तक उसे अपने पर गर्व था, विश्वास था। अब कभी कभी वह अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने लगा था। अब वह कभी कभी अपने विश्वासों पर सिर ऊंचा करने के बजाय उन्हें सामने फेंक देता और एक निरपेक्ष वैज्ञानिक की तरह उनकी चीर फाड़ करता, उनकी शव परीक्षा किया करता। अभी तक उसके विश्वास का संबल था, अभी किसी ने उसे तर्क का अस्त्र शस्त्र दे दिया था। जाने किस राक्षसी प्रेरणा से उसने अपनी आत्मा को चीरना शुरू कर दिया था और इस तर्क वितर्क और आत्मविश्वास के भयंकर जल प्रलय की एक लहर ने उसे एक दिन नरक के किनारे पर ले जा पटका। सुधा का खत आया था। दिल्ली में पापा कुछ अपने काम से रुके थे और सुधा की तबीयत खराब हो गई थी। अब वह 2-3 रोज में आ जाएगी। लेकिन चंदर के मन पर एक अजब सा असर हुआ था इस खत का। सुधा का पत्र नहीं आया था, सुधा दूर थी, तब वह खुश था, वह उल्लासित था। सुधा का पत्र आते ही सहसा वह उदास हो गया। उदास तो क्या, उसे उबकाई सी आने लगी। उसे ऐसा पता ही नहीं कि एक नाटक सा लगने लगा था, एक बहुत सस्ता नीचे स्तर का नाटक। उसे लगता था ये सब चारों ओर का त्याग, साधन, सौंदर्य, यह सब झूठ है। सुधा भी अंततोगत्वा वही साधारण लड़की है जो कुंवारे जीवन में पति और विवाहित जीवन में प्रेमी की भूखी होती है। वह भी शैतान से पूर्णतः हारा नहीं था। वह लड़ने की कोशिश करता था लेकिन वह हार रहा था, यह भी उसे मालूम था। और चंदर कि जिसने गर्व के साथ उसका दिल जीता था, वही गर्व उसकी हार में साथ दे रहा था। उसने मन में सोच लिया था सुधा से कि सभी लड़कियों से, इस सारे नाटक से नफरत करता है। सुधा का विवाह होना ही था, सुधा को विवाह करना था। सुधा के आंसू झूठे थे। अगर चंदर सुधा को न भी समझता तो घूम फिर कर सुधा विवाह करती ही। तब फिर विश्वास काहे का, त्याग काहे का। विश्वास टूट चुका था, गर्व जिंदा था। गर्व घमंड में बदल गया था, घमंड नफरत में, और नफरत नसों में चूर चूर कर देने वाली उदासी में। सुधा जब आई तो उसने चंदर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग सुलगा दी। यह लोग दोपहर को 1 बजे के लगभग आए, जबकि चंदर कॉलेज गया था। पापा तो आते ही नहा धोकर सोने चले गए। सुधा और बिनती ने आते ही अपने कमरे की सफाई शुरू कर दी। कमरे की सारी किताबें झाड़ी, कपड़े ठीक किए, मेजें साफ़ की और उसके बाद कमरा धोने में लग गई। बिनती बाल्टी में पानी भरकर लाने लगी तो सुधा झाड़ू से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़े अब भी थे, पाँव में बिछिया और मांग में सिंदूर। चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। सुधा का चेहरे की हड्डियों निकल आई थी और आंखों की रोशनी भी मैली पड़ गई थी। वह जाने क्यों कमज़ोर भी हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते सुधा बिनती से बोली, आज मालूम पड़ता है कि मैं आदमी हूँ। कल तक तो हैवान थी। पापा को भी जाने क्या सूझा कि इन्हें भी साथ दिल्ली ले गए। मैं तो शर्म से मरी जाती थी। थोड़ी देर बाद चंदर आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया था कि सब लोग आ गए हैं। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह उल्टे पांव लौट जाए। वह अगर इस घर में गया तो उससे जाने क्या अनर्थ हो जाएगा, लेकिन वह बढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे। वह लौटा और अपने कपड़े उतारने के लिए ड्राइंग रूम की ओर चला तो सुधा ने ज्यों ही आहट पाई, वह फौरन झाड़ू फेंक कर भागी। सिर खुला, धोती कमर में खसी हुई, हाथ गंदे, बाल बिखरे और बेतहाशा दौड़कर चंदर से लिपट गई। बच्चों की भोली हंसी हंसकर बोली, चंदर चंदर, हम आ गए हैं, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि अब कभी छोड़ी ही नहीं। छी, दूर हटो सुधा, यह क्या नाटक करती हो? आज तुम बच्ची नहीं हो। और सुधा को बड़ी रुखाई से परे हटाकर अपने कोट पर से सुधा के हाथ से लगी हुई मिट्टी को झाड़ते हुए चंदर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुधा पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। वह पत्थर की तरह खड़ी रही, फिर जैसे तैसे लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में गई और चारपाई पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदर सुधा से नहीं बोला। डॉक्टर साहब के जगते ही उनसे बातें करने लगा। शाम को वह साइकिल लेकर घूमने निकल गया। लौटकर ऊपर छत पर चला गया और बिनती को पुकार कर कहा, अगर तकलीफ ना हो तो ज़रा ऊपर खाना दे जाओ। बिनती ने थाली लगाई और सुधा से कहा, लो दीदी दे आओ। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ, मैं अब कौन रह गई हूँ उनकी।
बिनती के बहुत समझाने पर सुधा ऊपर खाना ले गई। चंदर लेटा था गुमसुम। सुधा ने स्टूल खींचकर खाना रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। उसने पानी रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। खाओ ना, सुधा ने कहा और एक कौर बनाकर चंदर को देने लगी। तुम जाओ, चंदर ने बड़े रूखे स्वर में कहा। मैं खा लूँगा। सुधा ने कौर थाली में रख दिया और चंदर के पायताने बैठकर बोली, चंदर तुम क्यों नाराज हो? बताओ हमसे, क्या पाप हो गया है पिछले 1.5 महीने में? हमने एक एक क्षण गिन कर काटे हैं कि कब तुम्हारे पास आए। हमें क्या मालूम था कि तुम ऐसे हो गए हो। मुझे जो चाहे सजा दे दो, लेकिन ऐसा ना करो। तुम तो कुछ भी नहीं समझते। और सुधा ने चंदर के पैरों पर सिर रख दिया। चंदर ने पैर झटक दिए। सुधा, इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस तरह की बातें करना और सुनना और मैं भूल गया हूँ। कभी इस तरह की बातें करना अच्छा लगता था, अब तो किसी सुहागिन के मुंह से यह शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी। तो यह बात है तुम्हारे मन में? मैं पहले से समझती थी, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था चंदर, अब तुम ही ऐसा कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और सुधा ने हाथ से ब्याह वाले चिवड़े उतारकर छत पर फेंक दिए। बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरफ फटी आवाज़ में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो कहोगे वो करूँगी, यही चाहते हो ना? और अंत में उसने अपनी बिछिया उतारकर छत पर फेंक दी। चंदर कांप गया। उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। बिनती, बिनती, उसने घबराकर पुकारा और सुधा से बोला, अरे यह क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? पहनो जल्दी से। मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम्हारा तो जी ठंडा पड़ जाएगा। चंदर उठा। उसने ज़बरदस्ती सुधा के हाथ पकड़ लिए। बिनती आ गई थी। लो, इन्हें चूड़े तो पहना दो। बिनती ने चुपचाप चूड़े और बिछिया पहना दी। सुधा चुपचाप उठी और नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए, खाना खा लीजिए, बिनती बोली। मैं नहीं खाऊंगा, चंदर ने रुधे हुए गले से कहा। खाइए वरना अच्छी बात नहीं होगी। आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा खत्म हो जाए। ना आप सीधे मुंह से बोलते हैं ना दीदी। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। चंदर फिर कुछ नहीं बोला। खाइए, आपको हमारी कसम है, वरना दीदी खाना नहीं खाएंगी। आपको मालूम नहीं, दीदी की तबीयत इधर बहुत ख़राब है। उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। आप ऐसे कर रहे हैं, बताइए उनका क्या हाल होगा? आप समझते होंगे या बहुत सुखी होंगी, लेकिन आपको क्या मालूम, पहले आप दीदी के एक आंसू पर पागल हो उठते थे, अब आपको क्या हो गया है? चंदर ने सिर उठाया और गहरी सांस लेकर कहा, जाने क्या हो गया है बिनती। मैं कभी नहीं सोचता था कि सुधा को मैं इतना दुख दे सकूंगा। इतना अभागा हूँ कि मैं खुद भी इधर घुलता रहा हूँ। सुधा को भी इतना दुखी कर दिया। और सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर आए। बिनती चंदर के पीछे पड़ी थी। चंदर का सिर अपनी छाती में लगाकर आंसू पोंछती हुई बोली, छी, अब और दुखी होइएगा तो दीदी और भी रोएंगी। लीजिए, खाइए। जाओ, दीदी को बुला लो और उन्हें भी खिला दो, चंदर ने कहा। बिनती गई, फिर लौट कर बोली, बहुत रो रही हैं, अब आज उनका नशा उतर जाने दीजिए, तब कल बात कीजिएगा। फिर सुधा ने खाया तो नहीं, आप खा लीजिए तो वो खा लेंगी, उनको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगी, बिनती बोली और अपने हाथ से कौर बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने खाना शुरू किया और धीरे से गहरी सांस लेकर बोला, बिनती, तुम हमारी और सुधा की उस जन्म की कौन हो? सुबह के वक्त चंदर जब नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब साथ ही बैठे थे। सुधा आई और प्याला रख कर चली गई। बहुत उदास थी। चंदर का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी, कितना दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसको तबीयत नहीं लगी। उसने क्लास छोड़ दिए। लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पुलट कर चला आया। उसके बाद प्रेस गया, जहाँ उसे अपनी थीसिस छपने को दी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन कहीं भी वह टिक नहीं पाया। जब तक वह सुधा को हंसा न ले, सुधा के आंसू सुखाने दे, उसे चैन नहीं मिलेगा। शाम को वह लौटा तो खाना तैयार था। बिनती से उसने पूछा, कहाँ है सुधा? अपनी छत पर, बिनती ने कहा। चंदर ऊपर गया। पानी परसों से बंद था और बादल भी खुले हुए थे, लेकिन तेज पुरवैया चल रही थी। तीज का चांद शर्मिली दुल्हन सा बादलों में छिपा रहा था। हवा के तेज झकोरे पर बादल उड़ रहे थे और कचनार बादलों में तीज का धनुषाकार चांद आंख मिचौली खेल रहा था। सुधा ने अपनी खाट बरसाती के बाहर खींच ली थी। छत पर धुंधला अंधेरा था और रह रह कर सुधा पर चांदनी के फूल बरस जाते थे।
सुधा चुपचाप लेटी हुई बादलों को देखती हुई जाने क्या सोच रही थी। चंदर गया। चंदर को देखते ही सुधा उठ खड़ी हुई और उसने बिजली जला दी और चुपचाप बैठ गई। चंदर बैठ गया। वह भी कुछ नहीं बोली। बगल में बिछी हुई बिनती की खाट पर सुधा बैठ गई। चंदर को समझ नहीं आता था कि वह क्या कहे। सुधा को इतना दुख दे दिया है उसने। सुधा उससे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा, तुम नाराज़ हो गई? मुझे जाने क्या हो गया था, लेकिन माफ़ कर दो मुझे। माफ़ नहीं करोगी? चंदर ने बहुत कांपती हुई आवाज़ में कहा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बादलों की ओर देखती रही। सुधा। चंदर ने सुधा के दो कबूतरों जैसे उजले मासूम पैरों को लेकर अपनी गोद में रख लिया और भरे हुए गले से बोला, सुधा, मुझे जाने क्या हो जाता है कभी कभी। लगता है वह पहले वाली ताकत टूट गई। मैं बिखर रहा हूँ। तुम आई और तुम्हारे सामने मन को जाने कैसे तूफान फूट पड़ा। तुमने इसको इतना बुरा मान लिया। बताओ, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मुझे संभालने वाला फिर कौन है? बोलो सुधा। सुधा और चंदर की आंखों से एक बूंद आंसू के सुधा के पाँव पर चू पड़ा। सुधा चौंक कर अपने पाँव खींच ली और उठकर चंदर की खाट पर बैठ गई और चंदर के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई, बहुत रोई। उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। चंदर, तुमने गलत नहीं किया। मैं सचमुच कितनी अपराधीन हूँ। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी चौपट कर दी है, लेकिन मैं क्या करूँ? किसी ने तो मुझे कोई रास्ता ही नहीं बताया। अब हो ही क्या सकता है चंदर। तुम भी बर्दाश्त करो और हम भी करें। चंदर नहीं बोला। उसने सुधा के हाथ अपने होठों से लगा लिए। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह नहीं बिखरने दूंगी। तुमने अब अगर इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचते रहे और तुम्हारी ही बातें सोच सोच कर अपने को धीरज देते रहे, और तुम इस तरह करोगे तो। नहीं सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, लेकिन इधर मुझे जाने क्या हो रहा है। हाँ, समझ लो चंदर, तुम्हें हमारे सुहाग की लाज है। हम कितने दुखी हैं तुम समझ नहीं सकते। एक तुम्ही को देखकर हम थोड़ा सा दुख दर्द भूल जाते हैं, सो तुम भी इस तरह करने लगे। हम लोग कितने अभागे हैं। और वह फिर चुपचाप लेटकर ऊपर देखती हुई जाने क्या सोचने लगी। चंद्र ने एक बार धुंधली रेशम चांदनी में मुरझाए हुए सोनजूही के फूल जैसे की ओर मुंह देखा और सुधा के नरम गुलाबी होठों पर उंगलियां रख दी। थोड़ी देर वह आंसू में भीगे हुए गुलाब की दुख भरी पंखुड़ियों से उंगलियां उलझाए रहा और फिर बोला, क्या सोच रही थी? चंद्र ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेंक कर कहा। सुधा एक फीकी हंसी हंसकर बोली, जैसे आज लेटी हुई बादलों को देख रही हूँ और पास तुम बैठे हो, उसी तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर को मैं और गेसु लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया था, कह बरदोस बादलों को न देख बेखबर तो कुचल न जाए। उसका कहना कितना सच निकला। भाग्य कहाँ ले जाके पटका मुझे। क्यों, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं? चंदर ने पूछा। हाँ, समझते तो यही हैं, लेकिन जो तकलीफ़ है वो मैं ही जानती हूँ या बिनती जानती है। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। वहाँ आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं। क्यों? चंदर ने पूछा। क्या बताएं तुम्हें चंदर, कभी कभी मन में आता है कि डूब मरूं। ऐसा भी जीवन होगा मेरा, यह कभी मैं नहीं सोचती थी। सुधा ने कहा। क्या बात है, बताओ ना, चंदर ने पूछा। मैं क्या बताऊं तुमको चंदर? बता दूंगी देवता, तुमसे भला क्या छुपाऊंगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। सुधा ने कहा। तुम परेशान मत हो। कहाँ तुम, कहाँ दुनिया। काश कि कभी तुम्हारी गोद से अलग न होती मैं। और सुधा ने अपना मुंह चंदर की गोद में छिपा लिया। चांदनी की पंखुड़ियाँ बरस पड़ी। उल्लास और रोशनी का मलय पवन फिर लौट आया था। फिर एक बार चंदर सुधा और बिनती के प्राणों को विभोर कर गया था। सुधा को महीने भर बाद ही जाना था और सुधा भूल गई थी कि शाहजहाँ से उसका कोई नाता भी है। बिनती का इंतहाम हो गया था और अक्सर चंदर और सुधा बिनती के ब्याह के लिए गहने और कपड़े खरीदने जाते। जिंदगी फिर खुशी के हिलकोरों की झूलने लगी थी। बिनती का ब्याह उतरते अगहन में होने वाला था। अब 2-2.5 महीने रह गए थे। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर बिनती को ज़बरदस्ती पहनाते और गुड़िया की तरह उसे खूब सजाकर हंसते। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे बिनती के लिए। सुधा बिनती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और गागरा और कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर बिनती को एक हीरे की अंगूठी देना चाहता था। चंदर बिनती को बहुत स्नेह करता था। वह बिनती के ब्याह में भी जाना चाहता था, लेकिन गांव का मामला
कन्या कुब्जियों की बारात शहर में सुधा, बिनती और चंदर को जितनी आज़ादी थी वहाँ उतना भला क्यों कर हो सकती थी। फिर कहने वाले की जबान का क्या, क्या कोई कह बैठे, यही सब सोचकर सुधा ने चंदर को मना कर दिया। इसलिए चंदर यहीं बिनती को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाहता था दे रहा था। सुधा का बचपन लौट आया था और दिन भर उसकी शरारतों और किलकारियों से घर खिला रहता था। सुधा ने चंदर को इतना ममता में डुबो लिया था कि एक क्षण भी वह चंदर को अपने से अलग नहीं रहने देती थी। जितनी देर चंदर घर में रहता, सुधा उसे अपने दुलार में, अपनी सांसों में, गरमाई में समेटे रहती थी। चंदर के माथे पर हर क्षण वह जाने कितना स्नेह बिखेरती रहती थी। एक दिन चंदर आया तो देखा कि बिनती कहीं गई है। सुधा चुपचाप बैठी हुई बहुत से पुराने खतों को संभाल रही है। एक गंभीर उदासी का बादल घर में छाया हुआ है। चंदर आया, देखा सुधा की आंखों में आंसू भरे बैठी है। क्या बात है सुधा? रुखसती का चिट्ठी आ गई है चंदर, परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर के हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। वह चुपचाप बैठ गया। अब सब खत्म हुआ चंदर, सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा। अब साल भर के लिए विदा, और उसके बाद जाने क्या होगा। चंदर कुछ नहीं बोला, वहीं लेट गया और बोला, सुधा दुखी मत हो, जैसे तुम तो जानती ही हो ना, आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं, दुख किस बात का है। रहा मैं तो अब सशक्त रहूँगा, तुम मेरे लिए मत घबराओ। सुधा एक टक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते, तुम सचमुच इस दुनिया की योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना चंदर मेरे, तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकेगी, वरना मैं तो जिस नरक में जा रही हूँ। तुम उसे नरक क्यों कहती हो? मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते, तुम अभी बहुत दूर हो इन सब बातों से। लेकिन सुधा बड़ी देर तक चुप रही, फिर खत सब एक और खिसका दिया और बोली, चंदर उनमें सब कुछ है, वे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले विचार के हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझ पर कहीं से कोई बंधन नहीं, लेकिन इस सारे स्वर्ग का मूल जो देकर चुकाना पड़ता है, उससे मेरी आत्मा का कण कण विद्रोह कर उठता है। और सहसा घुटनों में मुंह छुपा कर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोला, छी, रो मत सुधा, अब तो जैसा भी है, जो कुछ भी है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूँ चंदर? वह इतने अच्छे हैं और इसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ? सुधा बोली, जाने दो सुधी, जैसी ज़िंदगी हो वैसा ही निभाह करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण में यह नशा रहता है, फिर यह किसको सूझता है। आओ चलो चाय पिएं, उठो, पागलपन नहीं करते, परसों चली जाओगी, रुलाकर नहीं जाना होता, उठो। चंदर ने अपने मन ही मन गुपचुप सा होकर कहा और बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप में चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। ब्याह जरूर करूँगा, और जनाब दो दो करूँगा, आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही हैं। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसती रहना हमेशा, हमारी याद करके, अगर रोई तो समझ लो हम उसी तरह फिर अशांत हो उठेंगे जैसे अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के होठों से लगाकर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना तुम हो, तो तुम क्या करोगी? कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तब क्या होगा? होगा क्या, मैं रोकने वाली कौन होती हूँ? मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को? लेकिन चंदर तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है, तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर हंसा, नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, मैं कभी गिर नहीं सकता। जब तक तुम मेरी आत्मा में गुथी हुई हो तब तक तो नहीं। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे लगाकर चली गई। इस बार वह रोई नहीं, शांत थी, जैसे वधस्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। जब तक आसमान में बादल रहते हैं तब तक झीलों में बादलों की छाह रहती है। बादलों के खुल जाने के बाद कोई भी झील उनकी छाह सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी, चंदर की जिंदगी एक बार फिर उल्लास और उसकी ताकत लौट आई थी। सुधा के जाते ही वह सब कुछ खो बैठा, लेकिन उसके मन में कोई स्थायित्व नहीं रहा। लगता था जैसे वह एक जलगार है जो बहुत गहरा है, जिसमें जिसमें हर चांद, सूरज, सितारे और बादल की छाह पड़ते हैं, और उनके चले जाने के बाद फिर उनका प्रतिबिंब धो डालता है और बदलकर फिर वैसा ही हो जाता है। कोई भी चीज़ को पानी का रंग नहीं पाता, उसे छू नहीं पाती। हाँ, लहरों में उनकी छाया का रूप विकृत हो जाता है। चंदर को चारों ओर की दुनिया सहज गुजरते हुए बादलों की निस्सार तमाशा से लग रही थी। कॉलेज की चहल पहल, ढलती हुई बरसात का पानी, थीसिस, डिग्री, बटी का पागलपन और पम्मी के खत,
ये सभी उसके सामने आते और सपनों की तरह गुजर जाते। कोई चीज़ उसके हृदय को छू न पाती। ऐसा लगता था कि चंदर एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष अंतःकरण मात्र है, कोई निरपेक्ष आत्मा नहीं। और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया था। एक जलहीन हल्के बादल की तरह वह हवा की झोंके पर तैर रहा था, लेकिन टिकता कभी नहीं था। उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, उसका सब कुछ सो गया था। और वह जैसे नींद में चल फिर रहा था, नींद में सब कुछ कर रहा था। जाने के 8-9 रोज बाद सुधा का खत आया। मेरे भाग्य, मैं इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ आई हूँ उससे मुझे पल भर को चैन नहीं मिलता। अपने को तो बेच चुकी, अपने मन के मोती को कीचड़ में फेंक चुकी। तुम्हारी रोशनी को ही देखकर कुछ संतोष है मेरे दीपक। तुम बुझना मत, तुम मेरे स्नेह की लाज है। मेरी ज़िंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में भिदना शुरू हो गया है। तुम कहते हो कि जैसे वो निबाह करना चाहिए। तुम कहते हो कि अगर मैंने उनसे निबाह नहीं किया तो यह तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निबाह करूंगी, लेकिन मैं कैसे संभालूं अपने को? दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं। नफ़रत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना सुख दुख भूल जाती हूँ। लेकिन अब तो ज़िंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा है। लगता है तुम्हें भी मुझसे खींच कर अलग कर देगा। लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम है, तुम मुझे अपने हृदय से दूर न करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी याद के सहारे मैं यह नरक झेलने में समर्थ हूँ। तुम मुझे कहीं छिपा लो, मैं क्या करूँ? मेरा अंग अंग मुझ पर व्यंग कर रहा है। आंखों की नींद खत्म है, पाँव में इतना तीखा दर्द है कि कुछ कह नहीं सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगा है, कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वह बरेली गए हैं तो लगता है मैं आदमी हूँ। तभी तुम्हें खत भी लिख रही हूँ। तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि तुम्हें न लिखूँ, लेकिन बिना लिखे मन नहीं मानता मेरे अपने। तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि फूल में भी कीड़े होंगे। अच्छा, अब माँ जी नीचे बुला रही हैं, चलती हूँ। देखो, अपने किसी ख़त में इन सब बातों का जिक्र मत करना और इसे फाड़ कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधी। चंदर को खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूट गई। उसने खत लिया और बिनती को बुलाया। बिनती हाथ में साग और डलिया लिए आई और पास बैठ गई। चंदर ने वह खत बिनती को दे दिया। बिनती ने पढ़ा और चंदर को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। वह उठा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बिनती चाय लेकर आई और चाय रख कर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रहे हैं? मैं नहीं लिखूँगा, चंदर बोला। क्यों? क्या लिखूँ बिनती? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ झल्लाकर चंदर ने कहा। बिनती चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंदर बड़े मुलायम स्वर में बोला, बिनती, एक दिन तुमने कहा था कि मैं देवता हूँ, तुम्हें मुझ पर गर्व है। आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है, पहले से ज़्यादा। बिनती बोली, अच्छा, ताज्जुब है। चंदर बोला, अगर तुम जानती कि आजकल कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ तो तुम्हें ताज्जुब होता। तुम जानती हो सुधा के इस खत ने मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ झल्लाहट हुई है। मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वांग भरती है और दुख का अंतर्द्वंद का। किस लड़की को यह सब पसंद नहीं? किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता? लाख प्रतिभाशालिनी लड़कियां हों, अगर वो किसी से प्यार करेंगी तो अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपना शरीर ही देंगी। यदि वो अस्वीकार कर लिया जाए तो शायद प्रतिहिंसा से भी तड़प उठेंगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि सेक्स ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है। बाकी सब कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण करना है। जाने क्यों मुझे इन सबसे बहुत नफरत होती जा रही है। अभी तक मैं सेक्स और प्यार को दो चीज़ें समझता था। प्यार पर विश्वास करता था, सेक्स से नफरत। अब मुझे दोनों एक ही चीज़ें लगती हैं। जाने कैसे अरुचि सी हो गई है इस ज़िंदगी से। तुम्हारी क्या राय है बिनती? मेरी? अरे हम बेपढ़े लिखे आदमी, हम आपसे क्या बात करेंगे। लेकिन एक बात है, ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंदर ने पूछा। पढ़ने लिखने से आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है कि वहाँ लड़कियाँ समझती हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए कभी इन सब बातों पर अपना मन नहीं बिगाड़ती। बल्कि मैंने तो देखा है कि सभी शादी के बाद मोटी होकर आती हैं। और अब दीदी छोटी सी नहीं है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, यह सब मन में घुटने का नतीजा है। जब यह होना है तो क्यों दीदी दुखी होती हैं? उन्हें तो और मोटा होना चाहिए, बिनती बोली। इस समय का इतना सरल समाधान सुनकर चंदर को हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो, मोटी होकर आना? धत, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिनती,
तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम देती हो। अभी तक यह विद्वता कहाँ छिपाई रखी थी? नहीं, आप मजाक न बताइए, तो मैं सच बताऊंगी। तो देहाती लड़कियां शहर की लड़कियों से ज़्यादा होशियार होती हैं इन सब मामलों में। सच? चंदर ने पूछा। वह गांव की ज़िंदगी को बेहद निरीह समझता था। हाँ और क्या, वहाँ इतना दुराव, इतना गोपन नहीं है। सभी कुछ इनके जीवन में उन्मुक्त है, और ब्याह के पहले ही वहाँ लड़कियाँ सब कुछ। अरे नहीं, चंदर ने बेहद ताजुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती। वहाँ तो सब लोग इतने स्वाभाविक समझते हैं, जितना खाना पीना, हंसना बोलना। बस लड़कियां इस बात में सचेत रहती हैं कि किसी मुसीबत में ना फंसें। चंदर चुपचाप बैठ चाय पीता रहा। आज तक वह ज़िंदगी को कितना पवित्र मानता रहा था, लेकिन ज़िंदगी कुछ और ही है। ज़िंदगी अब भी वह है जो सृष्टि के आरंभ में थी। और दुनिया कितनी चालाक है, कितना भुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी होठों पर कैसी अमृत लाई मुस्कान झलकती रहती है। यह बिनती जो इतनी शांत, संयत और भोली लगती है, इसमें भी सभी गुण भरे हैं इस दुनिया के। चंदर ने जिंदगी को परखने में कितना बड़ा धोखा खाया है। जिंदगी यह है, मांसलता और प्यास, उसके साथ अपने को छिपाने की कला। वह बैठा बैठा सोचता रहा। सहसा उसने पूछा, बिनती, तुम भी देहात में रही हो? और सुधा भी। तुम लोगों की ज़िंदगी में कभी वह सब नहीं आया? बिनती क्षण भर को चुप रही, फिर बोली, क्यों, क्या नफरत करोगे सुनकर? नहीं बिनती, जितनी नफरत और आरुचि दिल में आ गई है उससे ज़्यादा आ सकती है भला? बताना चाहो तो बता दो। अब मैं ज़िंदगी को समझना चाहता हूँ, वास्तविकता के स्तर पर। चंद्र ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया, ना आप छिपाऊंगे। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज़्यादा आप पर विश्वास जमता जा रहा है। सुधा दीदी की ज़िंदगी में तो यह सब नहीं आया। वे बड़ी विचित्र से थी, सबसे अलग रहती थी, पढ़ती और कमल के पोखरे में फूल तोड़ती थी। बस मेरी ज़िंदगी में। चंद्र ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव से उसने बिनती की चेहरे की ओर देखा। वह शांत थी, निर्विकार थी, बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी। चंद्र चुप था। बिनती ने अपने पाँवों से चंद्र के पाँव की उंगलियां दबाते हुए पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंद्र ने पूछा। जाने क्यों, यहाँ आकर मैंने दीदी से आपके साथ का व्यवहार देखा, फिर पम्मी वाली घटना, मेरे तनमन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसी अरुचि मेरे लिए दुनिया में थी, आपको देखकर मैं फिर स्वस्थ हो गई थी। ताज्जुब है, तुम्हारे मन की अरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति, और मेरे मन की अरुचि बढ़ गई दुनिया के प्रति। कैसे अंतर विरोध होते हैं मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछूं बिनती, तुम मेरे इतने समीप रही हो, सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर देता हूँ। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपने वक्ष पर रखकर मुझे संतावना दे चुकी है। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। फिर यह सब क्या है, क्यों है? बिनती चुप रही। पता नहीं क्यों है, मुझे इसमें कोई पाप नहीं दिखा, और कभी दिखा भी तो मन ने कहा, आप इतने पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है, मेरा पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिनती, बस। बिनती ने चंद्र को टोक कर कहा, इससे अधिक आप कुछ भी मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंद्र चुप हो गया। चंद्र जितना सुलझने का प्रयास कर रहा था, चीज़ें उतनी ज़्यादा ही उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंद्र के सामने रखा था। बिनती उसे पूरी दुनिया में खींच लाई थी। कौन सच है, कौन झूठ, वह किसका तिरस्कार करे, किसको स्वीकार करे। अगर सुधा गलत है तो चंद्र का जिम्मा है। चंद्र ने सुधा की हत्या की है, लेकिन कितनी भिन्न हैं दोनों बहनें। बिनती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ संयत, सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामयी, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र। जीवन की समस्याओं के अंतर विरोधी में जब आदमी के दोनों पक्षों को समझ लेता है, तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। वह भावना से ऊपर उठकर स्वच्छ बौद्धिक धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करता है। चंद्र भावना से हटकर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगा था। वह भावना से डरता था। भावना के तूफान में इतनी ठोकरें खाकर अब उसने बुद्धि की शरण ली थी। एक पलायनवादी की तरह भावना से भागकर बुद्धि की एकांगिता में छिप गया था। कभी भावुकता से नफरत करता था, अब वह भावना से भी नफरत करने लगा था। इस नफरत का भोग सुधा और बिनती दोनों को ही भुगतना पड़ा। सुधा को उसने एक भी खत नहीं लिखा, और बिनती से एक दिन भी ठीक से बातें नहीं की। जब भावना और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है, तब वह सहसा कटुता और व्यंग से उबल उठता है। इस वक्त चंद्र का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जाने कितने जहरीले कांटे उसकी वाणी में उग आए थे, जिन्हें वह कभी भी किसी को चुभाने से बाज नहीं आता था। एक निर्मम निरपेक्षता से वह अपने जीवन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कटुता के जहर से अभिषिक्त करता चला गया।
सुधा को वह कुछ लिख नहीं सकता था। पम्मी यहाँ थी नहीं, ले देकर बची अकेली बिनती, जिसे इस जहरीले वाणों का शिकार होना पड़ा था। सितंबर बीत रहा था। अब वह गांव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक की छुट्टी ली थी। वे भी गांव जाने वाले थे। शादी के महीने भर पहले से उनका जाना जरूरी था। चंदर खुश नहीं था, नाराज नहीं था। एक स्वर्ग भ्रष्ट देवदूत जिसे पिशाचों ने खरीद लिया हो, उन्हीं की तरह वह जिंदगी के सुख दुख को ठोकर मारता हुआ किनारे पर सभी पर हंस रहा था। खास तौर पर नारी पर उसके मन का सारा जहर बिखेरने लगा था। उसके मन में यह डर अक्सर ध्यान भी नहीं रहता था कि वह किससे क्या बात कर रहा है। बिनती सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी। बिनती को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, न उसकी चंद्र की इतनी परवाह ही करता था जितनी सुधा की। दोनों में बातें बहुत कम होती थी, लेकिन बिनती मन ही मन दुखी थी। वह क्या करे। एक दिन उसने चंद्र के पैर पकड़कर कहा, बहुत अनुनय से कहा, आपको यह क्या होता जा रहा है? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम दीदी को लिख देंगे। चंद्र बड़ी भयावी हंसी हंसा। दीदी को क्या लिखोगी? मुझे अब उसकी परवाह नहीं। वह दिन गए बिनती, बहुत बन लिए हम। हाँ चंद्र बाबू, आप लड़की होते तो समझते। सब समझता हूँ कैसा दोहरा नाटक खेलती है लड़कियाँ। इधर अपराध करना, उधर मुखबिरी करना। बिनती चुप हो गई। एक दिन जब चंद्र कॉलेज से आया तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह आकर चुपचाप लेट गया। बिनती ने आकर पूछा तो बोला कि क्यों क्यों मैं बतलाऊं कि क्या है? तुम मिटा दोगी? बिनती ने चंद्र के सिर पर हाथ रखकर कहा, चंद्र तुम्हें क्या होता जा रहा है? देखो कैसी हड्डियाँ निकल आई हैं इधर। इस तरह अपने को मिटाने से क्या फ़ायदा? मिटाने से? चंद्र उठकर बैठ गया। मैं मिटाऊंगा अपने को लड़कियों के लिए? छे, तुम लोग अपने को क्या समझती हो? क्या है तुम लोगों में सिवाय एक नशीली मानसिकता के? इसके लिए मैं अपने को मिटाऊंगा? बिनती ने चंद्र को फिर लिटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फ़ायदा चंद्र बाबू? मैं जानती हूँ दीदी के न होने से आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा अभाव है, लेकिन दीदी के न होने पर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आप खूब समझते हैं। मैं जानती हूँ दीदी होती तो आप इस तरह ना मिटाते अपने को। मैं जानती हूँ दीदी के लिए आपके मन में क्या था। बिनती ने सिर में तेल डालते हुए कहा। दीदी के लिए क्या था? चंद्र हंसा, बड़ी विचित्र हंसी। दीदी के लिए मेरे मन में एक आदर्शवादी भावुकता थी जो अधकचरे मन की उपज थी। एक भावना थी जिसके औचित्य पर मुझे ही विश्वास नहीं। वह एक सनक थी। सनक? बिनती थोड़ी देर तक चुपचाप सिर में तेल ठोकती रही, फिर बोली, अपनी सांसों से बनाई देव मूर्ति पर इस तरह लात तो न मारिए, आपको शोभा नहीं देता। बिनती की आंखों में आंसू आ गए। कितनी अभागी हैं दीदी। चंद्र एक टक बिनती को देखता रहा और फिर बोला, मैं अब पागल हो जाऊंगा बिनती? मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? चंद्र फिर हंसा। जाइए आप, अब आप श्रीमती बिनती होने वाली हैं। आपका ब्याह होगा। मैं पागल हो रहा हूँ। इससे क्या हुआ? इन सब बातों से दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयाँ नहीं बंद होती, बंदवार नहीं तोड़े जाते। मैं नहीं जाऊँगी चंद्र अभी। तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी इतनी ताड़ना और व्यंग सहकर भी तुम्हारे पास रही। अब दुनिया भर की लांछना और व्यंग सहकर तुम्हारे पास रह सकती हूँ। बिनती ने तीखे स्वर में कहा। क्यों? तुम्हारे रहने से क्या होगा? तुम सुधा नहीं हो। तुम सुधा नहीं हो सकती। जो सुधा है मेरी ज़िंदगी में वह कोई नहीं हो सकता, समझी? और मुझ पर एहसान मत जताओ। मैं मर जाऊँ, मैं पागल हो जाऊँ, किसी को साझा। क्यों तुम मुझ पर इतना अधिकार नहीं समझने लगी? अपनी सेवा के बल पर? मैं इसकी रत्ती भर परवाह नहीं करता। जाओ यहाँ से। और उसने बिनती को धकेल दिया। तेल की शीशी उठाकर बाहर फेंक दी। बिनती रोती हुई चली गई। चंद्र उठा और कपड़े पहनकर बाहर चल दिया। ये लड़कियां समझती हैं एहसान कर रही हैं मुझ पर। बिनती के जाने की तैयारी हो गई थी और लिया दिया वाला सारा सामान पैक हो रहा था। डॉक्टर साहब भी महीने भर की छुट्टी लेकर साथ जा रहे थे। उस दिन की घटना के बाद बिनती चंद्र से बिल्कुल नहीं बोली थी। चंद्र भी कभी नहीं बोला। यह लोग कार में जाने वाले थे। सारा सामान पीछे आगे लदा जाने वाला था। डॉक्टर साहब कार लेकर बाजार गए थे। चंद्र उनका होल्ड हॉल संभाल रहा था। बिनती आई और बोली, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ। तुम उस दिन की बात का बुरा मान गई? अमूमन लड़कियाँ सच्ची बात का बुरा मान जाती हैं। बोलो क्या बात है? चंद्र ने इस तरह कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। बिनती की आंखों में आंसू थे। चंद्र, आज मैं जा रही हूँ। हाँ, यह तो मालूम है, उसी का इंतज़ाम कर रहा हूँ। पता नहीं मैंने क्या अपराध किया है चंद्र कि तुम्हारा स्नेह खो बैठी। ऐसा ही था चंद्र, तो आते आते स्नेह जो तुमने दिया था क्यों नहीं था? मैं तुमसे कभी भी दीदी का स्थान नहीं मांग रही थी। तुमने मुझे गलत क्यों समझा? नहीं बिनती, मैं अब स्नेह इत्यादि पसंद नहीं करता। पूर्ण परिपक्व मनुष्य हूँ और ये सब भावनाएं अच्छी नहीं लगती मुझे। स्नेह वगैरह दुनिया की अब मुझे बहुत उथली हुई लगती है।
तभी चंदर, इतने दिन रात मैंने रोते हुए बिताए, तुमने एक बार भी पूछा नहीं। जिंदगी में सिवा दीदी और तुम्हारे कौन था? तुमने मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की। तुम्हें कसूर नहीं देती, कसूर मेरा ही होगा चंदर। नहीं, कसूर की बात नहीं है बिनती। औरतें के रोने के कहाँ तक परवाह की जाए। वे कुत्ते बिल्ली तक के लिए रोते हैं, उतने ही दुख से रोती हैं। खैर चंदर, ईश्वर करे तुम जीवन भर इतने मजबूत रहो। मैंने अगर कभी तुम्हारे लिए कुछ किया, वैसे किया भी क्या, लेकिन अगर कुछ किया भी हो तो सिर्फ इसलिए कि मेरे मन में जाने कितनी ममता तुमने जीत ली। मैं यह हमेशा से बात के लिए पागल रहती थी कि तुम्हें जरा भी ठेस न पहुँचे। मैं क्या कर डालूँ तुम्हारे लिए? तुम्हारे व्यक्तित्व ने मुझे जादू में बांध लिया था। तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कहते हो तो मैं हिचक नहीं सकती, लेकिन खैर, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी। तुम पर भार उठती थी मैंने अपने को खींच लिया। अब तुम्हारे जीवन में आने का साहस नहीं करूँगी। यह भी कैसे कहूँ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तूफ़ानी व्यक्तित्व के सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ, तिनके से भी तुच्छ। लेकिन आज जा रही हूँ, अब कभी यहाँ आने का साहस न करूँगी। लेकिन क्या चलते चलते आशीर्वाद भी न दोगे? कुछ आगे का रास्ता न बताओगे? बिनती ने झुककर चंदर के पैर पकड़ लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। चंदर ने बिनती को उठाया और पास की कुर्सी पर बिठा दिया। सिर पर हाथ रखकर बोला, आशीर्वाद देवताओं से मांगा जाता है। मैं अब प्रेत हो चुका हूँ बिनती। चंदर अब एकांत चाहता था और वह चंदर को मिल गया था। पूरा घर खाली, एक महाराजिन, माली और नौकर, और सारे घर में सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे का प्रेत चंदर। चंदर चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वाला नहीं था। वह हार भी जाए, लेकिन हार स्वीकार करना उसे नहीं आता था। उसके मन में अब सन्नाटा था। अपने मन के पूजा गृह में स्थापित सुधा की पावन प्रांजल देव मूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्तिमयी पवित्रता बिनती को अपमानित कर दिया था और मंदिर के पूजा उपकरणों को, अपने जीवन के आदर्शों और मापदंडों को उसने चूर चूर कर डाला था और बुद्ध किशन विजेता की तरह क्रूरता से हंसता हुआ मंदिर के भगवान वेशों पर कदम रखकर चल रहा था। उसका मन टूटा हुआ खंडहर था, जिसके उजाड़ बेछत कमरों में चमगादड़ बसेरा करते थे और जिसके ध्वंस विध्वंसकों पर गिरगिट पहरा देते थे। काश कि कोई उन खंडहर की ईंटें उलट कर देखता तो हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते, हर धूल की परत में घाटियां बेहोश मिलती, ध्वनियां मिलती, हर कदम पर मुरझाए हुए पूजा के फूल मिलते और हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति की करुण रुदन दीवारों पर सिर पटकता हुआ मिलता। लेकिन चंदर ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर उस पर गर्व पर पहरा लगा दिया था कि कभी कोई भी उस खंडहर के अवशेष कुरेद कर अपने विश्वास, पुरानी अनुभूतियाँ, पुरानी पूजाएं फिर से न जगा दे। बुद्ध शिकन तो मंदिर तोड़ जाने के बाद सारा शहर जला देता था ताकि शहर वाले भी उस मंदिर को न बना पाएं। ऐसा था चंदर। अपने मन को सुनसान कर लेने के बाद अपनी ज़िंदगी, अपना रहन सहन, अपना मकान और अपना वातावरण भी सुनसान कर लिया था। अगहन आ गया था, लेकिन उसके चारों ओर जेठ की दोपहरी से भयानक सन्नाटा था। बिनती जब से गई उसने कोई खत नहीं भेजा था। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पम्मी के 2 खत आए। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी, लेकिन चंदर ने पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला अकेला, बिल्कुल अकेला, सहारा मरुस्थल की नीरस भयावही शांति। और जब तक वह कांपता हुआ सूरज के बालू के क्षितिज पर अपनी आखिरी सांसें तोड़ रहा हो, तो बालू के टीलों की अधमरी छाएं लहरदार बालू पर धीरे धीरे रेंग रही हों। बिनती के ब्याह को 15 दिन रह गए थे। सुधा का एक पत्र आया। मेरे देवता, मेरे नयन, मेरे पंत, मेरे प्रकाश, आज कितने दिनों बाद तुम्हें खत लिखने का मौका मिल रहा है। सोचा था बिनती के ब्याह के महीने भर पहले गांव आ जाऊंगी तो एक दिन तुम्हें लेकर देख जाऊंगी, लेकिन इरादे इरादे हैं और ज़िंदगी ज़िंदगी। अब सुधा अपने जेठ के सास के लड़के की गुलाम है। ब्याह के दूसरे दिन ही चला जाना होगा तुम्हें यहाँ बुला लेती, लेकिन यहाँ बंधन और पर्दा तो ससुराल से भी बदतर है। मैंने बिनती से तुम्हारे बारे में बहुत पूछा, वह कुछ नहीं बताई। पापा से इतना मालूम हुआ कि तुम्हारी तिथि छपने गई है, कॉन्वोकेशन नज़दीक है। तुम्हें याद है, वायदा था कि तुम्हारा गाउन पहनकर मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगी। वह दिन याद करती हूँ तो जाने कैसा होने लगता है। एक कॉन्वोकेशन की फ़ोटो खिंचवा कर ज़रूर भेजना। क्या तुमने बिनती को कोई दुख दिया था? बिनती हरदम तुम्हारी बात पर आंसू भर लाती है। मैंने तुम्हारे भरोसे बिनती को वहाँ छोड़ा था। मैं उससे दूर, माँ का सुख उसे नहीं मिला, पिता मर गए, क्या तुम उसे इतना भी प्यार नहीं दे सकते?
मैंने तुम्हें बार बार सहेज दिया था। मेरी तंदुरुस्ती अब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जाने कैसी है, कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है, जी मचलने लगता है। आजकल वो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वे मुझे समझ नहीं पाए। सारे सुख और आज़ादी के बीच मैं इतना असंतुष्ट हूँ। मैं कितनी परेशान हूँ। लगता है हजारों तूफान हमेशा से नसों में घबराया करते हैं। चंदर, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो? आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूँगी कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। उसके रेशे में वो तत्व है जो तुम्हारी ही पूजा के लिए थे। तुमने मुझे दूर फेंक दिया, लेकिन इस दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई तुम्ही को ढूंढती रहूं। इतना याद रखना कि इस बार अगर तुम मिल गए तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवंचना मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंदर कि इस अनादिकाल के प्रवाह में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था और अब अनंत काल के लिए उसे खो दिया है। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो बताओ मेरे देवता क्या होगा? करोड़ों सृष्टियाँ होंगे, प्रलय होंगे और मैं अतृप्त चिंगारी की तरह असीम आकाश में तड़पती हुई अंधेरे की हर परत से टकराती रहूंगी, न जाने कब तक के लिए। ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों पूजा की प्यास बढ़ती जा रही है। काश मैं सितारों के फूल और सूरज की आरती से तुम्हारा पूजा कर पाती, लेकिन जानते हो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे छोटे भतीजे नीलू ने पहाड़ी में चूहे पाले हैं। उनके पिंजरे के अंदर एक पहिया लगा है और ऊपर घंटियाँ लगी हैं। अगर कोई अभागा चूहा उस चक्र में उलझ जाता है तो ज्यों ज्यों छूटने के लिए वह पैर चलाता है, त्यों त्यों चक्र घूमने लगता है, घंटियाँ बजने लगती हैं। नीलू बहुत खुश होता है, लेकिन चूहा थक कर बेदम होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ऐसे ही चक्र में फंस गई हूँ चंदर। संतोष सिर्फ इतना है कि घंटियाँ बजती हैं तो शायद तुम्हें उन पूजा के मंदिर की घंटियाँ समझते होंगे, लेकिन खैर, सिर्फ इतनी प्रार्थना है चंदर कि अब थक कर जल्दी ही गिर जाऊंगे। मेरे भाग्य, खत का जवाब जल्दी ही देना। पम्मी अभी आई या नहीं? तुम्हारी जन्म जन्म की प्यासी सुधा। चंदर ने खत पढ़ा और फौरन लिखा, प्रिय सुधा, तुम्हारा पत्र बहुत दिनों बाद मिला। तुम्हारी भाषा वहाँ जाकर बहुत निखर गई है। मैं तो समझता हूँ कि अगर खत कहीं छुपा दिया जाए तो लोग इसे किसी रोमांटिक उपन्यास का अंश समझें, क्योंकि उपन्यासों के ही पात्र ऐसे खत लिखते हैं, वास्तविक जीवन के तो नहीं। खैर, मैं अच्छा हूँ। हर एक आदमी ज़िंदगी में समझौता कर लेता है, किंतु मैंने ज़िंदगी से समर्पण करा कर उसके हथियार रख लिए हैं। अब किले के बाहर से आने वाली आवाज़ें अच्छी नहीं लगती, न खतों के पाने की उत्सुकता, न जवाब लिखने का आग्रह। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो मैं बहुत अच्छा होगा। मैं विनती करता हूँ, मुझे खत मत लिखना। आज विनती करता हूँ, क्योंकि आज्ञा देने का अब साहस नहीं, अधिकार भी नहीं, व्यक्तित्व भी नहीं। खत तुम्हारा भेज रहा हूँ। कभी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत आ पड़े तो ज़रूर याद करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपने से संतुष्ट, चंद्र कुमार कपूर। उसके बाद फिर वही सुनसान जिंदगी का ढर्रा। खंडहर के सन्नाटे में भूल कर आई हुई बांसुरी की आवाज़ की तरह सुधा का पत्र। सुधा का ध्यान आया और चला गया। खंडहर का सन्नाटा, सन्नाटे के उल्लू, गिरगिट और पत्थर कांपे और फिर मुस्तैदी से अपनी जगह पर जम गए। और उसके बाद फिर वही उदास सन्नाटा, टूटता हुआ सा अकेलापन और मूर्छित दोपहरी के फूल सा चंदन। नवंबर का एक खुशनुमा विहान सोने के कांपते तारे की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश एक छोटे बच्चे के नीलम नैनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियाँ शरद के फूलों से भर गई थी और एक नई ताजगी मौसम के मन में पुलक उठी थी। चंदर अपना पुराना कत्थई स्वेटर और पीले रंग के पश्मीने का लंबा कोट पहने लॉन में टहल रहा था। छोटे छोटे पीले धूप पर किलोले कर रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पम्मी उनमें से कूद पड़ी और कुंवारी हिरनी की तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंच गई। हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, उसने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। उसे पम्मी के आने की कोई प्रसन्नता नहीं थी। पम्मी उसके उदास चेहरे को देखती रही, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं तो, आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, अकेला घर भी है। उसने फीकी आवाज़ में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस बिंती की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी शादी भी हो गई? डैम इट, जैसे ये लोग पागल हो गए हैं यार। क्यों, ऐसा क्या हुआ? बट ये सुधा बिनती क्यों?
मिलते जुलते नहीं हो तुम, यूं ही मन ही नहीं होता। समझ गई। जब मुझे तुम 3-4 साल पहले हुआ था, कुछ निराशा हुई थी, वही तुम्हें है। पम्मी बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। कहना मत अपनी ज़बान से तुम। स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व टूट जाता है। यही तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यारा लगता है। खैर, यह ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही? चंद्र ने पूछा। योग साधन, पम्मी ने हंसकर कहा। जानते हो, आजकल मसूरी में बर्फ़ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ़ के पहाड़ नहीं देखे थे। अंग्रेजी उपन्यासों में बर्फ़ पड़ने का जिक्र तो बहुत सुना था। सोचा देखती आऊँ। क्या कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन नहीं होता था। अच्छा, बटी की शादी कब होगी? चंदर ने बात टालते हुए कहा। हो भी गई, मैं आ भी नहीं पाई। सुनते हैं जेनी एक दिन बटी को पकड़ कर खींच कर ले गई और पादरी से बोली अभी शादी करा दो। उसने शादी करा दी और लौट कर जेनी ने बटी की शिकारी सूट फाड़ डाला और अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र हैं दोनों। एक दिन सर्दी के वक्त बटी स्वेटर उतार कर जेनी के कमरे में गया तो मारे गुस्से के जेनी ने सिवा पतलून के सारे कपड़े उतार कर बटी को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो जब से आई हूँ रोज़ नाटक या देखती हूँ। हाँ देखो, यह तो मैं तो भूल ही गई थी। और उसने अपनी जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकाल कर मेज पर रखी। एक भेटिया औरत इसे बेच रही थी। मैंने इसे मांगा तो वह बोली कि यह सिर्फ मर्दों के लिए। मैंने पूछा क्यों? तो बोली इसे अगर मर्द पहन ले तो उस पर किसी औरत का जादू नहीं चलता। वह औरत या तो मर जाती है या भाग जाती है या उसका ब्याह किसी दूसरे से हो जाता है। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूँ। चंद्र ने देखा, वह आलोक तीश्वर सी महामयी मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया और फिर बोला, और क्या लाई हो अपने लिए? अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूँ। क्या? इधर देखो मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूँ? चंद्र ने देखा, पम्मी 18 साल की लड़की सी लगने लगी थी। चेहरे के कोने जैसे गोल हो गए थे और मुंह पर भी बहुत भोलापन आ गया था। आंखों में कुंवारापन आ गया था। चेहरे पर सोना, केसर, चंपा, हर श्रृंगार घुल मिल गए थे। सचमुच पम्मी, लगता है जैसे कौमार्य लौट आया है तुम पर तो। परियों के कुंज से अपना बचपन चुरा कर लाई हो क्या? नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूँ। हमेशा सुंदर बने रहने का रहस्य। और परियों के कुंजों से नहीं, गुनाहों के कुंजों से। मैंने हिमालय की छाह में एक नया संगीत सुना कपूर, मानसलता का संगीत। मंसूरी के समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियाँ बटोरती रही। बिना किसी पश्चाताप के मैंने देखा कि दिनों दिन मैं निखरती जा रही हूँ। कपूर, सेक्स इतना बुरा नहीं जितना मैं समझती थी। और तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं देख रहा हूँ, सेक्स लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है। अच्छा मान लो जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारा सिर इस तरह से अपनी गोद में रख लूँ तो कुछ संतोष नहीं होगा तुम्हें? और पम्मी ने चंदर का सिर सचमुच अपनी संवाद श्रोतना के वक्ष से चिपका लिया। चंदर झल्ला कर अलग हट गया। कैसी अजीब लड़की है। थोड़ी देर चुप बैठा रहा और फिर बोला, क्यों पम्मी, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्या लड़कियों के प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? हाँ, पम्मी ने स्पष्ट स्वरों में जोर देकर कहा। लेकिन पम्मी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया, लेकिन शायद वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरे उसके लिए कोई शारीरिक संबंध तो नहीं है। क्या तुम उसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं तुमसे कहती थी पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर जरूरी है। अब लगता है यह सब एक भुलावा है, अपने से पम्मी ने कहा। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसी की एक सखी है। वह जानते हैं कि मैं उसकी सखी को प्यार करता हूँ, उसे नहीं कर सकता। कहीं सेक्स की तृप्ति का सवाल नहीं, फिर भी वह मुझे प्यार करती हो, इसे तुम क्या कहोगी? चंदर ने पूछा। और यह दूसरे ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुम हिप्नोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा। ऐसा होता है कि अगर कोई हिप्नोटिज्म लड़की एक हिप्नोटाइज कर रही है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है जो चुपचाप यह देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वह भी हिप्नोटाइज्ड हो जाती है, लेकिन वह एक क्षणिक मानसिक मूर्छा टूटती है। पम्मी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया। एक क्षण में उसके मन का बहुत सा भार उतर गया। पम्मी, मुझे तुम ही एक लड़की मिली जो साफ साफ बातें करती हो और एक शुद्ध तर्क और बुद्धि के धरातल से। बस मैं आजकल बुद्धि का उपासक हूँ। भगवान से चिढ़ है। बुद्धि और शरीर, बस यही दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय तो दोनों के अंतसंघर्ष की उलझन का नाम है। पम्मी ने कहा और सहसा घड़ी को देखती हुई बोली, 9 बज रहे हैं, चलो 9:30 से मैटनी है, आओ देखाएं। मुझे कॉलेज जाना है। मैं जाऊंगा कहीं नहीं। आज इतवार है प्रोफेसर कपूर,
पम्मी चंदर को उठाकर बोली, मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी मेरे मीठे सपने। तुमने भी मुझे इस उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना। और चंदर के माथे पर अपने गर्म मुलायम होठ रख दिए। माथे पर पम्मी के होठों की गुलाबी याग चंदर की नसों को गुदगुदा गई। वह क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पम्मी के रेशमी फ्रॉक के गुदगुदाते हुए स्पर्श उसके वक्ष की अलभय गरमाई और उसके स्पर्श के जादू में खो गया। उसके अंग अंग में सुबह की शबनम ढलकने लगी। पम्मी उसके बालों को उंगलियों से सुलझाती रही, फिर कपूर के गाल थपथपा कर बोली, चलो। कपूर जाकर बैठ गया। तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा। पम्मी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी उसके होठों से खेलती रही। सात चांदनी की रानी ने आखिर अपनी निगाहों के जादू से सन्नाटे के प्रेत को जीवित कर दिया। स्पर्शों के सुकुमार रेशमी तारों के नगर ने आग को शबनम से सींच दिया, उबड़ खाबड़ खंडहर को अंगों के गुलाब की पंखुड़ियों से ढक दिया और पीड़ा के अंधियारे को सीपियों के पलकों से झरने वाली दूधिया चांदनी से धो दिया। एक संगीत की लय थी जिसमें स्वर्ग भ्रष्ट देवता खो गया। संगीत की लय थी या उद्याम यौवन से भरा हुआ ज्वार था जो चंदर को एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहाँ पूजा दीप बुझ गया था वहाँ तरुणाई के सांस के इंद्रधनुषी समा झिलमिला उठी थी। जहाँ फूल मुरझाकर धूल में मिल गए थे और पुखराजी स्पर्शों के सुकुमार हर श्रृंगार पड़े आकाश के चांद लिए जिंदगी के आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में ही भूल गया। चंदर की शामें पम्मी के अदम्य रूप से छांव में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पम्मी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटता। प्यार के बिना कितने महीने कट गए, पम्मी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर ने अपने को इतना दूर रखा था कि कभी पम्मी के होठों के गुलाबों ने चंदर ने कभी मूंग से बातें नहीं की थी। एक दिन रात को जब वह लौटा तो देखा कि अपनी कार में आ गई है वह। उसका मन फूल उठा था। जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षक की गोद के लिए तड़प उठता है, वैसे ही वह पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहाँ इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और निरस्ता थी, वहीं हृदय के एक कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना शेष रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वह भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब वह उनके प्रति कृतज्ञ हों। इतने बड़े हो जाने पर जब वह कभी डॉक्टर को देखता तो लगता कि जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक के गोद में आकर निश्चिंत हो जाता है। उसने पास आकर देखा, डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंदर दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बड़ी प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, कॉन्वोकेशन हो गया? डिग्री जीत लाए? जी हाँ, बड़ी विनम्रता से चंदर ने कहा। बहुत ठीक, अब डीएलटी की तैयारी चालू करो, तुम्हें जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूँ, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी? ऑफर कब आया? चंदर ने अचरज से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तो तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा, अरे तुम कुछ दुबले लग रहे हो। क्यों, महाराजी ने ठीक से काम नहीं किया? नहीं, चंदर हंसकर बोला, बंती की शादी ठीक ठाक हो गई। बंती की शादी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाया और टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहे, बंती और तुम्हारी बुआ जी दोनों अंदर हैं। अंदर हैं? चंदर को यह रहस्य कुछ समझ नहीं आता था। इतनी जल्दी बिनती लौट आई? बिनती गई ही कहाँ? डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुका कर कहा और बहुत करुण उदासी से उनके मुख पर छा गई। वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर का साहस नहीं हुआ कुछ पूछने का। कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थी और बिनती बैठी सिल पर उड़द की दाल पीस रही थी। बिनती ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर को आंचल से ढक ढक चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ के पैर छू लिए। अरे चंदर है, आओ बेटवा, हम ही तो लुट गए। और बुआ वहीं देहरी पर सिर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ बुआ जी? होत का भैया, जौन बता रहे भागे के वही आवा। और बुआ अपनी धोती में आंसू पोंछ कर बोली, ये हमारी छाती पर मूंग दरे के लिए बदी रहे तो जन्मी है। भगवान कौनों को ऐसी कलंकनी बिटिया न दे। 3 भवारी के बाद बारात टूट गई है भैया, हमारा तो कुल डूबा। और बुआ जी ने उच्च स्वर में रुदन शुरू किया। बिनती ने चुपचाप हाथ धोए और उठकर छत पर चली गई। चुप रहे हो, अब रोए रोए के काहे जिन्हें कलंक करत हो। गुणवंती बिटिया बाय हजारन आय के बिटिया के लिए गोड़े गिरे हैं। अपन एकांत हो ही के बैठे, महाराजी ने पूड़ी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई? महाराजिन चंदर ने पूछा। महाराजिन ने बताया, उसे पता लगा कि लड़के वाले बहुत संकीर्ण मना और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उन्हें ग्रेजुएट बताया था, लेकिन वह तो था इंटर फेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने,
डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मड़वे में से लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की उंगलियां गायब हैं। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मड़वे में से बिनती को उठवा दिया। फिर बहुत लड़ाई हुई, लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा। 3 भावरों के बाद यह ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया, सहसा बुआ आंसू पोंछ कर गरज उठी। ई नन्हे गूरा रहा, इनकी मती मारी गए हो। गुस्से में आई को बिनती को उठवाई ली हन। अब हम इतनी बड़ी बिटिया लेके कहाँ जाए? अब हम बिरादरी में कौन पूछा है के इतना पढ़ा लिखा के इन्हें का सूझा? अरे लड़की वाले हमेशा दब्बे के चले चाहें। अरे तो क्या आंख बंद कर लेते? लंगड़े लूले लड़के से कैसे से भी ब्याह कर देंगे बुआ, तुम भी गजब करती हो। चंदर बोला, भैया जेके भाग में लंगड़ा लूला बद्दा लिखे हो ओके मिले। लड़कियन का निबाह करे चाही कि शकल देखे के चाही। अब हिन ब्याह के बाद कोनो के हाथ गोड़ टूटी जाए तो औरत को आदमी का छोड़ के गली गली हाड़ी चटे। हम तो रहे तो बिनती 30 बरस का हो ही गवा, तब उनकी शकल उजले में देखा रहा है, जैसे भाग में था वैसे तैसा। चंदर ने विचित्र हृदयहीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थी। अब कहते हैं कि बिनती को पढ़ाईबो, ब्याह न कराइबो, रही रही इज्जत बेच रहे हो, हमार तो किस्मत हुई। और वो फिर से रोने लगी। पैदा होते काहे नहीं मर गई, कुलोबनी कुलक्षणी अभागिन। सहसा बिनती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग भरी थी। बस करो माँ जी, वह चीख कर बोली, बहुत सुन लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारे कोसने से। मैं अब तक न मरी हूँ और न मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं, मैं साफ कह देती हूँ। तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो जाओ तीर्थ यात्रा में अपना परलोक सुधारो, भगवान का भजन करो, समझी कि नहीं? चंदर ने ताज्जुब से बिनती की ओर देखा। वह वही बिनती नहीं जो माँ जी की जरा जरा सी बात पर लिपट कर रोया करती थी। बिनती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ उछल कर खड़ी हो गई और दूगनी चीख कर बोली, अब बहुत जवान चले लगे हो। कौन है जो कि तोरे बल पे चमक धमक दिखावत हो? हम काट के धरी देवे हो तो के बताई देते मुझों सी। ई ना होते तो काहे दिन देखा पड़े, उन्हें तो खाई गवा, हम हों के खाई ले। अपना मुंह पीट कर बुआ बोली, तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लूँ। बिनती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंदर स्तब्ध हो गया। यह बिनती पागल हो गई है, अपनी माँ को क्या कह रही है? छी बिनती, पागल हो गई हो क्या? चलो उधर, चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम भी आदमी हैं, हमसे जितना बर्दाश्त किया है किया है। हम भी जानते हैं हम बर्दाश्त क्यों करें, और तुमसे क्या मतलब? तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? क्या है यह सब? तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? बिनती, यह क्या हो रहा है? सहसा डॉक्टर साहब ने आकर कहा। बिनती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रोकर बोली, मामा जी मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अच्छा बेटी अच्छा, जाओ चंदर, डॉक्टर साहब ने कहा। बिनती चली गई तो बुआ जी से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उस पर गुस्सा उतारने से क्या फ़ायदा? हमारे सामने ये सब बातें करोगी तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे बोलबो, हम तो मर जाए तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई हूँ। इस तरह से झूम झूम कर रो रही थी कि हम तो वृंदावन जाई के डूब मरे, अब हम तुम लोगों का शकल ना देखबो। हम मर जाए, चाहे बिनती को पढ़ाए, चाहे नचाए, चाहे गवाए, हम अपनी आंखों से ना देखबो। उस रात किसी का खाना ना हुआ। एक विचित्र सा विषाद सारे घर में छाया हुआ था। जाड़े की रात का गहन अंधेरा खामोश छाया हुआ था। महज एक अमंगल छाया की तरह कभी कभी बुआ जी का रुदन अंधेरे को झकझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए थे आज।